जैसे आप सीक्वल देखते हैं मूवी का, सीक्वल क्या होता है, आपने एक मूवी देखी उसके आगे क्या हुआ, और प्रीक्वल क्या होता है, प्रीक्वल मतलब उसके पहले क्या हुआ। तो आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जो मूवी बनने के बाद पहले का पार्ट भी बताते हैं। तो ऐसे ही हम जानेंगे कि ये मनी का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों शुरू से मनी होती थी, क्या पहले से ही नोट छपते थे, क्या पहले से ही कोई कॉइन छाप रहा था क्या। तो वो बेसिकली हम देखते हैं। मेजरली प्रीक्वल टू मनी क्या था, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम को आप बहुत इजी लैंग्वेज में एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाली जो हम नीति बचपन में अपनी अपनाते थे कि यार मेरे से कोई शॉर्पनर ले रहा है तो मैं उससे रबर लेके देखूंगा कि यार वो मुझे दोस्त मानता है कि नहीं। तो सिमिलरली बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे अर्ली मैन अगर आप इनको माने तो अर्ली मैन फेज में मनी क्योंकि कोई प्रिंट नहीं करता था, कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं बना हुआ था कि कैसे डीलिंग होगी, तो जनरल और लोगों को वैल्यू भी नहीं पता थी। पर धीरे धीरे लोगों को वैल्यू पता चलने लगी। जैसे अब एक कोई पर्सन को एप्पल्स चाहिए और दूसरे पर्सन को शीप चाहिए, तो इनिशियली तो ये लोग बहुत आसानी से एक्सचेंज और चेंज कर लेते थे। पर दिक्कत तब आना स्टार्ट हुई जब इस पर्सन को पता चला कि शीप तो बहुत, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एक तो वो लिविंग क्रीचर है, दूसरा इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। एप्पल तो सिर्फ आपकी एक टाइम का भूख मिटा रहा है, पर ये मल्टीपल यूजेस हैं। तो जब इसको ये पता लगने लगा तो इसने बोला यार ये एक बकेट एप्पल के लिए तो मैं अपनी शीप नहीं दे सकता। तो बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या था अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो अब ये भी गुड है ये भी गुड है, तो गुड का एक्सचेंज जो होता है, या कमोडिटी सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी जो एक्सचेंज होता है, ये एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि धीरे धीरे आज हम बार्टर सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका मेजर रीजन यही है कि इसके कोई लिमिटेशंस ऐसे आए होंगे जिससे समझ में आ गया होगा लोगों को कि यार कुछ नया होना चाहिए, ये बार्टर सिस्टम से काम नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही तो ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। हमें ठंड लगना स्टार्ट हुई तो हमने कपड़े बनाना चालू किए, हमें दिन और रात पता करना था तो हमने घड़ी बनाना चालू की, हमें प्यास कंसिस्टेंटली लगती थी तो हमने बॉटल बनाना चालू की, एंड सो ऑन। तो अब बार्टर सिस्टम के बाद इसका प्री रिक्विजिट क्या था, बार्टर सिस्टम का प्री रिक्विजिट, ये प्री रिक्विजिट मतलब इंप्लीमेंटेशन बार्टर सिस्टम का किस वजह से होगा, या क्या रीजन अगर है तो डेफिनेटली बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। अब जब हम यहां शीप और एप्पल की बात कर रहे थे, हमने ये दो इंडिविजुअल्स ऐसे लिए, एक जिसको एप्पल की जरूरत थी, दूसरा जिसको शीप की जरूरत थी। पर हो भी तो सकता है ऐसा सिनेरियो जब इसको तो एप्पल चाहिए पर उसको शीप नहीं चाहिए, तो वाइसे वर्सा भी तो हो सकता है। अब यही सिनेरियो प्री रिक्विजिट का यहां पे बताया है। इसी चीज को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब एक को एप्पल चाहिए दूसरे को शीप नहीं देना है अपनी। तो इसी से आप एक एग्जांपल और क्लैरिटी के लिए ये देखिए, यहां पे एक हमारे दद्दू खड़े हैं जिन्होंने बोला आई विल गिव शूज फॉर अ न्यू हैमर। इन्हें जूते इनके पास बहुत ज्यादा हैं, अपने जवानी के शौक रहे होंगे, पर हैमर इनके पास नहीं है अभी। अब किसी ने इन्हें बोला कि आपको हथौड़े से कुछ कील ठोकनी है, इन्हें जरूरत पड़ गई हथौड़े की, तो जूते थे तो निकल गए जूते लेके कि चलो इसकी जगह कोई हैमर दे देगा मुझे। भाई जिसके पास इसको शूज चाहिए हैं, ये एक कोई ऐसा काउबॉय कंट्री बॉय है अपना जिसको चाहिए जूते, पर ये उगाता है राइस, क्योंकि कंट्री बॉय है तो राइस उगाता है, पर इनको तो हैमर चाहिए था। और एक और ये तीसरे हैं भाई साहब, इन्हें फिश चाहिए, फिश इनके पास है और राइस ये दे सकते हैं। तो ये भैया ये इसको तो जूता चाहिए तो ये इससे डील नहीं करेगा, इनको तो हैमर, इसको इससे शूज चाहिए पर इनको तो हैमर चाहिए तो ये इनसे डील नहीं करेंगे। तो ये तीनों लोग खड़े रहेंगे पता नहीं इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली मतलब डीलिंग हो ही नहीं पाएगी।
तो डीलिंग हो इसका प्री रिक्विजिट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहां नहीं है, ये बार्टर सिस्टम की दिक्कत थी। पर अगर बार्टर सिस्टम को आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। इसका मतलब क्या है? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो तू मुझे दे रहा है वो मुझे चाहिए और जो मैं तुझे दे रहा हूं वो तुझे चाहिए था। तो इसीलिए इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। जब ये नहीं होता तो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम का इनसिग्निफिकेंस समझ में आने लगा लोगों को, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो इन चीजों के अलावा भी काम करे। अब वो क्या होगा, अब हम देखते हैं, या अभी पहले देख लेते हैं लिमिटेशंस। अब जैसे एक प्यारे से डॉग को आप बांध देते हैं कई बार, तो क्या होता है, वो आपने उसकी मूवमेंट लिमिट कर दिया ना, तो इसीलिए लिमिटेशंस देखेंगे हम बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी सिर्फ एक ही उसका लिमिटेशन था, ऐसे उसके और 4 लिमिटेशन है टोटल। तो और देखते हैं कि क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन के वजह से तो आप नहीं बोल दोगे कि यार मेरे को चाहिए ही नहीं। किसी भी चीज का, कोई भी गुड या कोई भी पर्सन ले लीजिए, आप उसकी एक खराब क्वालिटी की वजह से आप अपनी दोस्ती तो नहीं तोड़ देते हैं। सिमिलरली एक लिमिटेशन की वजह से हम बार्टर सिस्टम को खत्म नहीं कर देते, पर एक्यूमुलेटेड जब चीजें हुई तो आपको लगा कि नहीं यार अब बदलने की जरूरत है। अब क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको ग्राफिकली आप देखिए कि ये भाई साहब अपनी बुल लेके आए हैं, ये भाई साहब तो पिग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो बुल लेके आए हैं उन्हें ये कार्ट चाहिए था जिससे ये बन जाएगा बुलक कार्ट, पर इन्हें नहीं चाहिए भाई बुल। तुम बुल लेके आ गए, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तो पिग चाहिए था। तो लैक हो गया, यहां पे दिक्कत हो गई कि किसी को कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ चाहिए और एक दूसरे से मिले हैं ये लोग। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक वैल्यू नहीं डिटरमाइन करी जा सकती जिस पे चेंज होगा। अब अगर मान लें कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी एग्जिस्ट करता है, जैसे यहां पे हो सकता है कि राइस, ये भाई साहब को राइस चाहिए और ये भाई साहब को हैन चाहिए, दोनों को चाहिए, तो ऐसे में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो एस्टैब्लिश हो गई। पर हो सकता है इन्हें ये रियलाइज हो गया कि भाई इनकी हैन एक बोरी चावल से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जब इन्हें ये रियलाइज हो जाएगा तब ये रिलक्टेंट रहेंगे। देखिए पीछे खींच के बैठे हैं, कितने रिलक्टेंट हैं ये, अपना राइस चाहिए पर भाई मैं हैन नहीं दे सकता इतना। तो क्या दिक्कत हुई, ये हो सकता है कि राइस को उगाने और हर चीज की कॉस्ट कितनी एक्सपेक्ट करी होगी इनने, जब कैलकुलेशन किया होगा घर पे एक दिन पहले इस ट्रेड के, तो इनने बोला होगा राइस उगाने में तो 100 रुपए लगता है और मेरी हैन तो मैंने जब मैं खरीद के लाया था तो वो 500 रुपए की है। अब भाई 100 रुपए की चीज के लिए मैं 500 रुपए क्यों दूं? ऑल्दो चाहिए मुझे अभी राइस, पर मैं इतना घाटा थोड़ी झेल सकता हूं। तो जब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स में दिमाग आने लगा तो धीरे धीरे ये सब कैलकुलेशंस भी चलने लगी। तो ऐसे ही लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू निकल के आया। अब अगला पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट आप अकाउंटेंसी में पढ़ चुके होंगे प्रोबेबली। उसका मतलब ये होता है कि उधार या आगे चल के अभी पैसा दे दूंगा आपको। कैश बेसिस में आप क्या बोलते थे कि यार अभी तुम्हें बॉटल चाहिए तो अभी पैसे दे दो और बॉटल ले जाओ। पर काफी दुकानों में आप जाके देखेंगे तो यहां उधार नहीं लिया जाता है लिखा होगा। वो इसीलिए कि वो कैश बेसिस पे डील करना चाहते हैं, क्योंकि आधे लोग रफू चक्कर भी हो सकते हैं। सिमिलरली पे लेटर एलिगेटर नहीं है यहां पे बार्टर सिस्टम में, वो नहीं था। क्यों नहीं था कि 2-3 रीजंस हैं अगेन। अब ऐसा मानिए कि पॉलिटी भी तो बदल सकती है। अभी मैंने उधार दे दिया फॉर कि मैं आपकी खेती का ये सामान लेके जाऊंगा, पर हो सकता है कि वो आपका सामान उतना अच्छा बचे ही ना आगे तक। तो पे लेटर का ऑप्शन
अब बहुत सारी फिनटेक कंपनीज, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू फिनटेक, बहुत सारी फिनटेक कंपनीज अब ये ऑप्शन लेके आ गई हैं। पर बार्टर सिस्टम में तो ये नहीं था भाई, आज ही मेरे को राइस चाहिए, आज ही मुझे एप्पल चाहिए, तो अगर राइस और एप्पल का एक्सचेंज है तो मुझे आज ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि एप्पल या तो बहुत महंगे हो जाए या वो धीरे धीरे सड़ने लगे। अगर वो डिग्रेड हो गई उनकी क्वालिटी तो मेरा क्वालिटी राइस तो चला जाएगा ना, तो इसीलिए यहां पे ये सिस्टम नहीं था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो हम यहीं पे पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे थे, जो खराब हो जाते हैं अगर आप उनको रखे रहें बहुत टाइम तक, उनको कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब उन कमोडिटीज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये दोनों रिलेटेड पॉइंट्स हैं। कैसे? अगर तुम किसी चीज को स्टोर कर सकते हो तो ही तुम आगे उससे डीलिंग करने के लिए मानोगे। अब यहां पे क्योंकि आप पैसे को तो आप स्टोर कर सकते हो, पर ऐसा मान लीजिए ये भाई साहब लड्डू या अंगूर रखे, अंगूर ले लीजिए, अंगूर रख के बैठे हैं कि भाई मैं स्टोर करके रखूंगा, अभी बहुत अच्छी प्राइसेस है, इतना हग करके रखूंगा कि आगे चल के 1 साल बाद इन्हीं अंगूरों को मैं बहुत महंगा बेचूंगा, क्योंकि हो सकता है इस दुनिया में और कोई अंगूर उगा ही नहीं पा रहा है। तो इन भाई साहब ने क्या किया? अंगूर को स्टोर करके रखा। 1 साल बाद जब इनने खोला तो भयंकर स्मेल आई और आपके काले हो गए अंगूर, पूरे सड़ गए। तो इसमें क्या हुआ? स्टोर ऑफ वैल्यू क्योंकि कमोडिटी में नहीं थी तो बार्टर एक्सचेंज में स्टोर करके आप नहीं रख सकते थे कोई भी चीज। पर आगे अब इन सारी लिमिटेशंस को पूरी कौन करेगा? जो फर्स्ट अपन रोकड़ा या मनी की बात कर रहे थे, वो ये सारी लिमिटेशंस को हमारा मनी फुलफिल करेगा। तो अब देखते हैं मनी कैसे इन सारी लिमिटेशंस को पूरी करके आज भी एग्जिस्ट करती है।